नमस्कार। डीडी न्यूज के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और मेरे साथ हैं हमारी सांकेतिक भाषा के सहयोगी शरद मुदगल। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा को दी 60,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। कहा कि भारत अब दुनिया के उन 5 देशों में शामिल जिनके पास 4G दूरसंचार सेवाएं शुरू करने की पूरी तरह से है स्वदेशी तकनीक मौजूद। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के अररिया में भाजपा कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। बहुमत के साथ दोबारा एनडीए सरकार बनाने की दोहराई प्रतिबद्धता। कहा नहीं आने देंगे फिर से जंगल राज। घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालना एनडीए का संकल्प। लेह में हालात नियंत्रण में, हिंसा में विदेशी तत्वों के शामिल होने के सबूत मिले। असामाजिक तत्वों के खिलाफ प्रशासन सख्त। जरूरी चीजों के लिए कर्फ्यू में दी गई ढील। बरेली हिंसा मामले में बड़ी कार्रवाई। मौलाना तौकीर रजा समेत 8 उपद्रवी गिरफ्तार। 14 दिन की न्यायिक हिरासत। अन्य 39 को भी लिया गया हिरासत में। अफवाह फैलाने वालों पर प्रशासन सख्त। और कोरिया में आयोजित विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत की शीतल देवी ने महिला कंपाउंड निजी वर्ग में जीता स्वर्ण पदक। वहीं पुरुष वर्ग में भारत के तोमन कुमार ने स्वर्ण और राकेश कुमार ने रजत पदक किया अपने नाम। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को ओडिशा के झारसुगुड़ा में 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने देश के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत अब दुनिया के उन 5 देशों में शामिल हो गया है जिनके पास 4G दूरसंचार सेवाएं शुरू करने की पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक मौजूद है। प्रधानमंत्री ने झारसुगुड़ा से BSNL के स्वदेशी 4G नेटवर्क का उद्घाटन किया। इस समय नवरात्र का पर्व चल रहा है और ऐसे पावन दिनों में मुझे मां समोलेई और मां रामोचंडी की इस भूमि पर आप सभी के दर्शन का सौभाग्य मिला है। यहां बहुत बड़ी संख्या में माताएं बहनें भी पहुंची हैं। आपका आशीर्वाद ही हमारी शक्ति है। आज फिर एक बार ओडिशा के विकास के लिए, देश के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ है। आज से BSNL का नया अवतार भी सामने आया है। BSNL की स्वदेशी 4G सर्विसेज लॉन्च हुई है। देश के अनेक राज्यों में IIT के विस्तार का काम भी आज से शुरू हो रहा है। इसके अलावा ओडिशा में शिक्षा, कौशल और कनेक्टिविटी से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण भी हुआ है।
बरहमपुर से सूरत के लिए आधुनिक अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। और आप भी जानते हैं कि सूरत के साथ आपका जुड़ना कितना महत्वपूर्ण है। मुझे अभी यहां अंत्योदय गृह योजना के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपने का अवसर मिला। जब एक गरीब परिवार को पक्का घर मिलता है तो वर्तमान ही नहीं, भावी पीढ़ियों का जीवन भी आसान हो जाता है। आज ओडिशा सहित पूरे देश में एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पर अभूतपूर्व निवेश किया जा रहा है। हम देश के इंजीनियरिंग कॉलेजों और पॉलिटेक्निक को भी आधुनिक बना रहे हैं। इसके लिए आज मेरिट नाम से एक स्कीम लॉन्च की गई है। इस स्कीम के तहत टेक्निकल एजुकेशन देने वाले संस्थानों पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के झारसुगुड़ा में कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी और उनकी सरकारें गरीबों की जेब काटकर अपनी तिजोरियां भरने में लगी रहती थी। उन्होंने कहा कि जो फायदा भारत सरकार जनता को देना चाहती है, उसके बीच कांग्रेस की लुटेरी सरकार दीवार बन जाती है। ओडिशा के झारसुगुड़ा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां देश और प्रदेश को विकास परियोजनाओं की भेंट दी, वहीं अपने तीखे राजनीतिक हमलों से कांग्रेस को भी घेरा। उन्होंने कहा कि 2014 में जब एनडीए को सेवा का अवसर मिला तो देश को कांग्रेस के लूट तंत्र से बाहर निकाला गया। उन्होंने भाजपा सरकार में दोगुनी बचत और दोगुनी कमाई के मौजूदा दौर के बारे में विस्तार से बात की और कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो कर्मचारियों, व्यापारियों और कारोबारियों को 2 लाख रुपए तक की वार्षिक कमाई पर भी आयकर देना पड़ता था। उन्होंने अभी हाल ही में लागू किए गए जीएसटी बचत उत्सव का जिक्र किया और बताया कि कैसे हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार लोगों को इसके फायदे से वंचित कर रही है। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है। भांति भांति की हमको गालियां देने की कांग्रेस को आदत पड़ गई है। लेकिन जब हमने जीएसटी का दाम कम किया तो पूरे देश में काम कम हुआ। लेकिन कांग्रेस आम जनता को ये सुख देना नहीं चाहती है। पहले जब हमने डीजल पेट्रोल में पैसा कम किया था तो जहां जहां कांग्रेस की सरकारें थी, उन्होंने ऊपर से दूसरा टैक्स लगा करके उतना ही दाम रहने दिया और खुद तिजोरी भर करके लूट का रास्ता खोल दिया। ऐसा ही हिमाचल में कांग्रेस सरकार ने, जब हमारी सरकार ने सीमेंट का पैसा कम किया तो उन्होंने अपना एक नया ही टैक्स लगा दिया। और इसलिए जो फायदा भारत सरकार हिमाचल के लोगों को देना चाहती थी, ये कांग्रेस की लूटबाज सरकार उसमें दीवार बन के खड़ी हो गई। इसलिए मैं कहता हूं, कांग्रेस की सरकार जहां भी रहेगी वहां लोगों को लूटेगी। इसलिए देश के लोगों को कांग्रेस से सावधान रहना ही है और उसके साथियों से भी बच के रहना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौजूदा समय में तकनीक के क्षेत्र में बढ़ती देश की ताकत को सराहा, वहीं कांग्रेस के वक्त इसकी उपेक्षा किए जाने का भी आरोप लगाया। जब टेलीकॉम की दुनिया में 2G, 3G, 4G जैसी सेवाएं शुरू हुई तो उनमें भारत बहुत पीछे रह गया था। और क्या चल रहा था वो भी आपको मालूम है।
सोशल मीडिया पर कैसे कैसे चुटकुले चलते थे, 2G, 3G और फिर पता नहीं क्या क्या लिखा जाता था। हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे BSNL ने अपने ही देश में पूरी तरह स्वदेशी 4G टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार के दौरान 1 लाख रुपया सालाना खर्च करने पर 25,000 रुपया टैक्स देना पड़ता था। वहीं मौजूदा समय में 1 लाख रुपए के सालाना खर्च पर 5 से 6,000 रुपए ही टैक्स देना पड़ता है। उन्होंने ये भी बताया कि GST बचत उत्सव से किसानों को ट्रैक्टर खरीदने में भी सहूलियत हो रही है और अब वे 40,000 रुपए तक की बचत कर रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ब्यूरो इनपुट के साथ सोमेश पटेल की रिपोर्ट, DD न्यूज। और फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। पहले अक्सर टाल दिया करती थी कहकर अगली बार नया पेंसिल बॉक्स हो, मनपसंद साबुन या थोड़ी और दाल। अब GST जो घट गया है तो अब हर सामान सस्ता हो गया है। अब खुलकर खरीदारी करूंगी, खुद के लिए भी और परिवार के लिए भी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बिहार के अररिया में भाजपा कार्यकर्ता द्वारा आयोजित कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने क्षेत्रों के भाजपा सांसद, विधायक, मंत्रियों और प्रमुख पदाधिकारियों के साथ संवाद किया। गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को बिहार विधानसभा चुनाव जीतने और संगठन की मजबूती का मंत्र दिया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकालना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि भाजपा का संकल्प है चुन चुन करके एक एक घुसपैठियों को बाहर करेंगे। भाइयों बहनों, राहुल और लालू जी के लिए चुनाव अपनी पार्टी को जिताने का चुनाव, लालू के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव है। मगर हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इनके लिए ये चुनाव पूरे बिहार से घुसपैठियों को खदेड़ देने का चुनाव है। आप एक बार एनडीए को 2/3 बहुमत से जिता दो, मैं आपको वादा करता हूं बिहार की पवित्र भूमि पर से ये घुसपैठियों को चुन चुन कर भगाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन 160 से अधिक सीटें जीतकर सरकार बनाएगा। उन्होंने कहा कि लालू एंड कंपनी ने बिहार को सिर्फ लूटा है। लालू एंड कंपनी ने बिहार को लूटा, ढेर सारे घोटाले किए और कांग्रेस ने 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार कर देश को लूटने का काम किया है। 11 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। हमारे विरोधी भी इस पर एक 4 आने का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं कर पाए हैं, भ्रष्टाचार का आरोप नहीं कर। लद्दाख में हुई हिंसक घटनाओं के बाद सोनम वांगचुक को हिरासत में लिया गया।
पूरे मामले की जानकारी देते हुए लद्दाख के पुलिस महानिदेशक एसडी जामवाल ने बताया कि यूट्यूब और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को उकसाने का इतिहास रहा है। उन्होंने बताया कि एफसीआरए के उल्लंघन का भी मामला उन पर चल रहा है। तमाम एजेंसियां इन मामलों की जांच कर रही है। देखिए, कुछ इन्वेस्टिगेशन जो हम अभी तक आपको बता सकते हैं, कुछ ऑब्वियसली हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि उसमें एक प्रोसेस चल रही है। जो सोनम वांगचुक का है, अगर आप देखें इनका प्रोफाइल और एक इनकी हिस्ट्री रही है, ये सारा कुछ आपको यूट्यूब में अवेलेबल होगा। जिस किस्म से इंस्टिगेशन वाली उन्होंने बातें की हैं, अरब स्प्रिंग की बात की है, या नेपाल या बांग्लादेश या श्रीलंका की जो इंस्टिगेट करने के लिए उनका एक अपना एजेंडा है। जहाँ तक आपकी फॉरेन फंडिंग की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर ऑलरेडी प्रोसेस चल रही है। एफसीआरए की वायलेशन का कितना वहाँ पे है। हमने पिछले दिनों जब चलो इस प्लेटफॉर्म में बता देता हूँ, हमने एक पाकिस्तान पीआईओ भी पकड़ा था जो इनके साथ उनकी रिपोर्टिंग करके अक्रॉस भेज रहा था। उसके भी एक हमारे पास रिकॉर्ड है। हमारे पास इनकी जो विजिट्स हैं, जैसे पाकिस्तान में डॉन की इवेंट इन्होंने वहाँ पे जाके किया, उसके बाद बांग्लादेश में, तो ये सारा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इनके ऊपर। और इसके बीच में डिफरेंट एजेंसीज जो हैं जिनका ये काम है वो ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं और उसमें एक्शन लेंगी। लद्दाख में हुई हिंसा में विदेशी तत्वों के शामिल होने के सबूत मिले हैं। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक एसडी सिंह जामवाल ने बताया कि मामले की जांच के दौरान 3 नेपाली नागरिकों के शामिल होने के सबूत मिले हैं। ये एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है, पर जिस दिन हमारे जो फर्स्ट डे जिस दिन इंजर्ड जो लोग जब शिफ्ट किए गए, उसमें 2 नेपाली जो हैं बुलेट इंजरीज है, 2 की शायद 3 जो है वो नेपाली नेशनल यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट थे। उसके बाद में हमने कुछ और लोग जो किए, उसमें से उनकी वेरिफिकेशन के बाद शायद 3-4 और ऐसे तत्व निकले हैं। 3 तो कंफर्म्ड हैं जो कि नेपाल नेशनल थे और जो हॉस्पिटल में एडमिट रहे हैं। और लद्दाख हिंसा में बाहर से बुलाए गए अराजक तत्व और सुनियोजित तरीके से इसे अंजाम दिया गया। जैसा कि हमने आपको बताया, प्रदेश के डीजीपी ने बताया कि लद्दाख को स्टेट का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर केंद्र सरकार के साथ 26 तारीख को होने वाली बैठक से पहले कुछ ग्रुप ने आंदोलन को हाईजैक कर लिया, जिसमें 5000 से अधिक एंटी सोशल एलिमेंट शामिल हो गए और उन्होंने गवर्नमेंट बिल्डिंग, पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस और सुरक्षा बलों पर हमला शुरू कर दिया, जिसमें कई सुरक्षाकर्मी भी घायल हो गए। एक अनशन शुरू किया गया और उस अनशन को प्लेटफॉर्म बनाया गया जिसमें इस किस्म के तत्व जो हैं उनको बुला के इनवाइट करके और एक यहाँ का जो एक पीस और जो लॉ एंड ऑर्डर का एनवायरनमेंट था उसको विशेड करने की कोशिश की गई। जबकि 25 और 26 को एक प्रिलिमिनरी टॉक्स ऑलरेडी प्लान थी दिल्ली में और यहाँ के जो लीडर्स थे दोनों ग्रुप्स के, वो जाने वाले थे। सरप्राइजिंगली 24 तारीख को एक बहुत बड़ा यहाँ जो ग्रुप इकट्ठे हो गए और उसमें नॉर्मल जो ग्रुप तो थे ही थे, उसके साथ ही साथ उसमें काफ़ी एंटी सोशल एलिमेंट्स जो हैं वो ज्वाइन किए और सडनली जो ये ग्रुप जो है 5-6 हज़ार के लोग जो हैं उन्होंने जो है मार्च किया और बाहर जो जितनी भी यहाँ की गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के ऑफिस हैं, उनको बड़े मैसिव तरीके से डैमेज किया, स्टोन पेल्टिंग की। लेह में 2 दिनों के कर्फ्यू के बाद अब कर्फ्यू में ढील दी गई ताकि स्थानीय लोग बाजार से जरूरी सामान खरीद सकें। इसके लिए स्थानीय बाजार को भी खोला गया है। आवश्यक सेवाओं के अलावा तमाम दुकानें बंद थी, जिन्हें स्थानीय निवासियों के लिए कुछ घंटों के लिए खोला गया। स्थानीय बाजार में इसके बाद बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। लेह में जायजा लिया हमारे सहयोगी नीरज सिंह ने। 2 दिनों के कर्फ्यू के बाद अब कर्फ्यू में ढील दी गई है और लेह के कुछ इलाके खोले गए हैं। लोग जरूरत की जो चीजें हैं वो खरीद रहे हैं। ये एक फ्रूट की दुकान है और बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर जो फ्रूट है और इसके अलावा जो सब्जियां हैं वो खरीद रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 दिन से लेह के सारे जो मार्केट थे वो बंद थे। जो जरूरत की चीजें थी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही थी। इसके साथ अगर आप ये देखें कि जनरल स्टोर है वो भी इस समय ओपन हो गया है। मेडिकल स्टोर शुरू से ही ओपन थे, लेकिन जनरल स्टोर
कुछ समय के लिए बंद किए गए थे, लेकिन अगर अभी आप देखें तो जनरल स्टोर भी इस समय ओपन है और धीरे धीरे लेह की जो स्थिति है वो सामान्य हो रही है। जो जनजीवन है वो सामान्य तरफ से आगे की तरफ बढ़ रहा है और आप देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर जो लोग हैं वो यहाँ पर खरीदारी के लिए पहुंचे, क्योंकि 2 दिनों से घरों के अंदर थे और जो दुकानें थी, मार्केट थे, वो पूरी तरीके से बंद थे। तो कर्फ्यू में एक तरीके से ढील दी गई है और पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि जैसे जैसे जो स्थिति है वो बेहतर होगी, लेके सभी मार्केट ओपन कर दिए जाएंगे और जो लोग हैं उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी, क्योंकि पुलिस प्रशासन शुरू से ही ये चाहता है कि जो लेह और कारगिल के जो लोग हैं उनको किसी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी थी जिनके कारण मार्केट बंद करने पड़े, कुछ प्रतिबंध लगाने पड़े, लेकिन अब आने वाले समय में मोबाइल इंटरनेट है वो भी बहाल हो जाएगा। इसके साथ साथ ही जो यातायात कुछ समय के लिए बंद किया गया था, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, वो भी चालू हो जाएगा। बहुत परेशानी हो रही है यहाँ पे लोगों को। आज थोड़ा सा डील मिला है तो थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा लोगों को, क्योंकि सामान वामान थोड़ा सा खरीद लेंगे, 2-3 दिन का फिर सामान हो जाएगा। वैसे तो रोजाना है ना 1-2 घंटे के लिए डील मिलना चाहिए, ताकि लोगों को परेशानी ना हो ये सामान वामान खरीदने में, घर की जो जरूरतें हैं वो लेने में। मैं चाहती हूँ कि ये सब जल्द ठीक हो जाए। अभी हमारा 3 घंटे का ही टाइम है, जो सामान खरीदना है हम खरीद रहे हैं और कुछ और देर का टाइम मिल जाए तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। लेह का जो जीवन है वो पूरी तरीके से सामान्य हो पाएगा। कैमरामैन मोर के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, लेह। बरेली में शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के दौरान आई लव मोहम्मद के पोस्टर विवाद को लेकर हिंसा और अफरा तफरी का माहौल बन गया था। मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त कार्रवाई के निर्देश उन्होंने दिए हैं। बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि मामले में कुल 10 एफआईआर दर्ज की गई हैं और मुख्य साजिशकर्ता मौलाना तौकीर समेत घटना में शामिल 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। मौलाना पर शुक्रवार को बरेली में अपने भड़काऊ बयानों से हिंसा भड़काने का आरोप है। इसके अलावा करीब 39 उपद्रवियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। तक कुल 10 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसमें थाना कोतवाली में 5 एफआईआर दर्ज की गई हैं, थाना बारादरी में 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं, थाना किला प्रेमनगर और कैंट में 1-1 एफआईआर दर्ज की गई है। इन दर्ज एफआईआरों में आज हम लोगों के द्वारा कुल 8 अपराधियों को, जो इस घटना में शामिल थे, 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। उनके नाम मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। मौलाना तौकीर रजा, सरफराज पुत्र सलीम, मनीफुद्दीन पुत्र जरीफुद्दीन, अजीम अहमद पुत्र नसीम अहमद, मोहम्मद शरीफ पुत्र मोहम्मद अहमद, मोहम्मद आमिर पुत्र मोहम्मद जाहिद, रिहान पुत्र राजू और मोहम्मद सरफराज पुत्र समीम। इन 8 लोगों को आज हम लोगों के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। केंद्र सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी की दरों में कटौती की है। जीएसटी की दरों को 28 से 18% कर दिया गया है, लेकिन आर्थिक संकट से जूझ रही सुक्खू सरकार ने प्रदेश में इस पर टैक्स बढ़ा दिया है। ऐसे में प्रदेश में सीमेंट के दामों में इजाफा हो जाएगा। दरअसल राज्य कर और आबकारी विभाग ने सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नियम में संशोधन करते हुए सीमेंट पर लगने वाला टैक्स 11 रुपए से 16 रुपए प्रति बैग कर दिया। नई दरें सोमवार रात 12 बजे से पूरे प्रदेश में लागू हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस जीएसटी का फायदा लोगों को नहीं देना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाजपा सरकार लगातार टैक्स में राहत दे रही है, जिससे लोगों की बचत बढ़ रही है। वहीं कांग्रेस पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार जहां भी है वहां अलग से टैक्स लगाकर लूट का रास्ता खोल देती है।
भाजपा सरकार आपको लगातार टैक्स में राहत दे रही है, आपकी बचत बढ़ा रही है, लेकिन कांग्रेस अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। कांग्रेस की सरकारें अब भी आपको लूटने में जुटी है। जब हमने जीएसटी की नई दरें लागू की तो सीमेंट से भी टैक्स कम कर दिया। हमारा मकसद यही था कि लोगों को अपना घर बनाने में, घर की मरम्मत कराने में सीमेंट सस्ता होने से कम पैसा खर्चना पड़े। लेकिन कांग्रेस आम जनता को ये सुख देना नहीं चाहती है। पहले जब हमने डीजल पेट्रोल में पैसा कम किया था तो जहां जहां कांग्रेस की सरकारें थी उन्होंने ऊपर से दूसरा टैक्स लगा करके उतना ही दाम रहने दिया और खुद तिजोरी भर करके लूट का रास्ता खोल दिया। ऐसा ही हिमाचल में कांग्रेस सरकार ने, जब हमारी सरकार ने सीमेंट का पैसा कम किया तो उन्होंने अपना एक नया ही टैक्स लगा दिया। और इसलिए जो फायदा भारत सरकार हिमाचल के लोगों को देना चाहती थी, ये कांग्रेस की लूटबाज सरकार उसमें दीवार बन के खड़ी हो गई। इसलिए मैं कहता हूं, कांग्रेस की सरकार जहां भी रहेगी वहां लोगों को लूटेगी। इसलिए देश के लोगों को कांग्रेस से सावधान रहना ही है और उसके साथियों से भी बच के रहना है। और इसी के साथ दूरदर्शन समाचार के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में अभी के लिए इतना ही। मुझे और हमारी सांकेतिक भाषा के सहयोगी शरद मुद्गल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।